इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टॉपिक है ये, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। हमने कल पढ़ा था 3 बिहेवियर, एनर्जी, वर्क डन और टॉर्क। और जैसा मैंने कहा था सीधे फार्मूलों पे सवाल है, डायरेक्ट फार्मूले पे वैल्यू रखना है। आइए जरा देखा जाए। लिख लो, इट इज द path straight or curved along which a positive unit charge will move if it is free to do so। ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की परिभाषा है, डिफिनीशन। सुन लो पहले क्या लिखा है, इट इज द पाथ यानी रास्ता, स्ट्रेट या कर्व यानी या तो सीधा होगा या तो टेढ़ा होगा। यानी ये रास्ता है, किसका रास्ता है? आगे लिखा है along which a पॉजिटिव यूनिट चार्ज, यानी एक पॉजिटिव चार्ज को आप वहां छोड़ दो। कहां छोड़ दो? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है वहां एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दीजिए। उसे पकड़ना नहीं है, अपने आप उसे चलने दो। जिस रास्ते पे वो चलेगा वो रास्ता ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। यहां लिखा हुआ है इट इज द पाथ। आगे along which a positive unit charge will move if it is free to do so। यानी ऐसा करने के लिए वो स्वतंत्र है, यानी उसे छोड़ दीजिए, पकड़ के नहीं चलाना और फिर उसे चलने दीजिए। और जिस रास्ते पे वो चलेगा वो रास्ता ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होती है वहां इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होती है वहां मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है। तो हमें वो लाइन सर्च करना है। तो आइए कैसे ढूंढेंगे। ये देखिए, सुन लीजिए पहले, ये पॉजिटिव चार्ज है। सुन लो, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने यहाँ एक चार्ज रख दिया। ये वो चार्ज नहीं जो चलेगा, ये वो चार्ज है जो फील्ड बना रहा है। भाई कहाँ लाइन ढूंढनी है? फील्ड में। तो पहले फील्ड तैयार करो। तो इस चार्ज की फील्ड हमको ढूंढनी है। मान लो उदाहरण के लिए ये चार्ज है प्लस का क्यू, इसको मैंने कहा प्लस का क्यू। लो बताइए, इसकी फील्ड यहाँ चारों तरफ बन गई। ठीक, अब हम एक चार्ज को ले जाएंगे, छोड़ेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ वो चार्ज छोड़ दिया जो चलेगा। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो बताओ ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये ऐसे रिपेल करेगा, क्योंकि चार चार्ज को सीधी लाइन में रिपेल करेगा तो ये इधर भागेगा। अगर उसी चार्ज को मैं यहां छोड़ दूं तो वो इधर भागेगा। अगर यहां छोड़ दूं तो इधर भागेगा, यहां छोड़िए तो इधर भागेगा, ऐसे भागेगा। ये लीजिए, ये कौन सी लाइनें हैं? सीधी है और रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर को निकल रही हैं। इनको हम लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड। बना लो फिगर, रेडियली आउटवर्ड। आउटवर्ड समझिए जरूर, कुछ रटिए मत।
जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई सब जगह, तो हम एक पॉजिटिव चार्ज वहां छोड़ेंगे, किसको, जो चलेगा। देखो ये अंतर जान लो, ये चार्ज है जो चल नहीं रहा, जो यानी ये चार्ज फिक्स है अपनी जगह, और चारों तरफ अपना फील्ड बना दिया इसने। अब उस फील्ड में हम एक चार्ज को छोड़ रहे हैं, अब वो चार्ज चल रहा है, तो जिसको आप छोड़े हो उसका पाथ देखो कि किधर होगा। तो एक अकेला चार्ज हो, इसे आइसोलेटेड चार्ज कहेंगे या पॉइंट चार्ज कहेंगे। एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो तो उसकी लाइनें कैसी बनेगी, रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ बाहर। अब सोचिए अगर माइनस का चार्ज है, सोचो एक मिनट, ये चार्ज है जो फील्ड बना रहा है। अब हम यहाँ पर एक तो पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो ये उसको खींचेगा, यानी लाइन इस दर की है, ये है। अच्छा यहाँ पॉजिटिव छोड़ दो तो ये ऐसे आए, यहाँ छोड़ो ऐसे आए, यहाँ छोड़ो ऐसे आए, ये सीधी लाइन बनेगी। एक सिंगल चार्ज की लाइन सीधी होती है, ये क्या है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो हम इसे लिखेंगे रेडियली इनवर्ड। तो एक पॉजिटिव चार्ज की लाइन है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज की लाइन है रेडियली इनवर्ड। बन गया। अच्छा सुनिए, अगर मान लीजिए एक डाइपोल की लाइन बनानी हो, प्लस क्यू और ये है माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी प्लस और माइनस दोनों नजदीक रखें। तो अब देखिए यहाँ अगर हम पॉजिटिव चार्ज छोड़ेंगे तो ये प्लस रिपेल करेगा और वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ये चार्ज ऐसे भागेगा। और सुनिए, अगर मैं यहां छोड़ूं उसको, इधर सुनो, अगर मैं यहां छोड़ूं तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, तो दो फोर्स हुए ना, दोनों का रिजल्ट कहीं बीच में जाएगा। तो यहाँ की लाइन ऐसी बनेगी, ये लाइन ऐसी बनेगी, ये लाइन ऐसी बनेगी, बना लो, ऐसी बनेगी, यानी कर्व बनेंगे, टेढ़ी लाइन। एक अकेले चार्ज के कारण सीधी लाइन बनती है, और अगर डाइपोल रखा हो या दो चार्ज पास में रखे हो, चाहे प्लस प्लस, चाहे प्लस माइनस, चाहे माइनस माइनस, कर्व बनेंगे। ये भी बना लो, ये डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की लाइन से। और अगर प्लस प्लस रख दिया जाए, देखो प्लस क्यू और फिर एक और प्लस क्यू, तो बताइए ये लाइन ऐसी बनेगी, ऐसे, ऐसे बनेगी। यहाँ बीच में कहीं न्यूट्रल पॉइंट आएगा, क्योंकि दोनों फील्ड इक्वल और अपोजिट हो जाए। तो इनमें चारों फिगर में एक बात तो निकल के आ रही है कि जो प्लस का चार्ज है वहां से लाइनें बाहर आ रही, और जो माइनस का चार्ज है उससे लाइनें अंदर, है ना। तो प्लस की लाइनें आउटवर्ड, अब माइनस की लाइनें इनवर्ड। नोट करिए, चारों फिगर थोड़ा दूर दूर बनाना, लगे कि अलग अलग फिगर है।
जहां प्लस होगा एरो बाहर को आएंगे और जहां माइनस होगा एरो अंदर को आएंगे। बन गया? हटाएं? अब हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी, दे स्टार्ट फ्रॉम प्लस क्यू एंड फिनिश एट माइनस के। देखो एक बात सुन लो, ये ना कहना निकलती है, निकलेगा कौन? जो अंदर होगा। तो कोई कमरे से निकला, इसका लो कमरे के अंदर है। इलेक्ट्रिक लाइन किसी चार्ज के अंदर नहीं होती। अगर एक स्पीयर ले हम लोहे का और उसको चार्ज दे दे तो स्पीयर के सरफेस से लाइन शुरू होगी और स्पीयर के अंदर लाइन जीरो। बिल्कुल। तो निकलना तो नहीं बोलोगे ना, शुरू होना। कोई दरवाजे पे खड़ा है, चल गया, कोई घर के अंदर से बाहर आया, दोनों बातों में फर्क। यानी इलेक्ट्रिक लाइन कभी निकलती नहीं है, शुरू होती है। अब प्लस से शुरू होती है, अब माइनस पे घुसती नहीं है, खत्म हो जाती है। उस पे स्पीयर या उस बॉडी पे नहीं एंटर करेंगी, कभी भी नहीं। कोई भी स्पीयर ले लो, आप उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड पाएंगे ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डरता हो, खराब हो जाता हो, आप उसको एक स्पीयर के अंदर बंद कर दो, खोखला गोला, और जाओ फील्ड के अंदर, अंदर फील्ड नहीं आएगी। आप सफर कर रहे हो और बरसात में बिजली उजली चमक रही हो तो कार के अंदर बंद रहो, शीशा दरवाजा सब बंद कर लो, कुछ मत खोलो, यू आर सेफ। कुछ नहीं होगा, कार में चार्ज भी आ जाएगा तो भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अभी हम घासला पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन में है सब ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होती है, यानी कार के अंदर कोई भी सेफ है, बशर्ते खिड़की दरवाजे पैक हो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये प्लस से शुरू, अब माइनस पे खत्म। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लिखो, ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of electric field at that point। दूसरा पॉइंट क्या है सुनो पहले। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा। इलेक्ट्रिक लाइन के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे, स्पर्श रेखा खींचे, तो वो स्पर्श रेखा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताए। जैसे देखिए, ये मान लो लाइन है और यहां पर आप टेंजेंट खींचो, लो, जानते हो ये क्या बताएगा? ई वेक्टर। इस पॉइंट का नाम चलो रख देते हैं पी। यानी ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी, आप उस पर स्पर्श रेखा खींचो और जो टेंजेंट आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बताए। जैसे सुन लीजिए, कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो तो वेलोसिटी कैसे ढूंढोगे? टेंजेंट, है ना? तो ऐसे टेढ़े रास्ते पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, टेंजेंट। टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यानी किसी पॉइंट पर जो स्पर्श रेखा बनेगी वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बनेगी। ठीक है ना? ये फिगर भी बना लो।
लिख लिया? उतारो उतारो। हटाएं? चलिए लिखिए नंबर 3, 2 इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइनें एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, कभी नहीं काटेंगी। कारण इसी के आगे लिख लो फुल स्टॉप बाद, अदरवाइज देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन which is नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल, कुछ लिख दो। हमने कारण लिखा है, सुन लीजिए। कई बार सीधा नहीं जवाब दे पाते, उल्टा जवाब दिया करो। देखिए उन्होंने कहा कि दो लाइनें नहीं काटती, तो हमने कहा चलो हम कटवा देते। ये लीजिए हमने दो लाइनें कटवा दी। सुन लो पहले, हमने कहा भैया दो लाइनें हम कटवा दे। तो नियम नंबर 2 जो अभी हमने पढ़ा वो कहता है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचोगे तो ई की दिशा दी। तो यहां पर तो दो टेंजेंट बनेंगे, एक टेंजेंट ये और एक टेंजेंट ये। अब पॉइंट एक तो, और एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही फील्ड हो सकती है। यहां पर जी की वैल्यू एक ही होगी, 20 तो नहीं होगी। तुमको जी दो चार्ज हो तो इसकी अपनी फील्ड, इसकी अपनी फील्ड, वेक्टर से जोड़ो सिर्फ एक ही फील्ड। देयर विल बी ओनली वन फील्ड। तो बताओ पी पॉइंट पर सिर्फ एक फील्ड का अस्तित्व है और डायरेक्शन दो। ऐसा दुनिया में कोई वेक्टर नहीं है कि वो एक वैल्यू हो और दो दिशाएं हो। क्यों? एक ही स्थान पर एक ही समय पर ऐसा नहीं हो सकता, कुछ देर बाद हो सकता है। अभी आप यहाँ बैठे हो, कुछ देर बाद आप घर पे मिलोगे। इस समय बिल्कुल जितना बजा हो, इस समय आप घर पे नहीं हो सकते। अगर है तो पता करो कुछ भूत प्रेत का चक्कर है ना? क्योंकि एक ही समय पर दो जगह कैसे कोई एग्जिस्ट कर सकता है? तो कोई बॉडी अगर मान लो इस समय इस स्थान पर इस दिशा में चल रही हो, तो इसी समय इसी स्थान पर इधर तो नहीं जा सकती, कुछ देर बाद वापस लौट आए, वो हो सकता है। तो एक ही स्थान पर एक समय दो दिशाएं कैसे हो गई? बिकॉज देयर इज ओनली वन फील्ड, इट मीन्स ओनली वन डायरेक्शन। तो एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग दिशाएं संभव ही नहीं है। और हमने कटवा के दो दिशाएं बना दी, तो जब दो दिशाएं नहीं हो सकती तो फिर ये कट भी नहीं सकती। ठीक है ना? तो कई बार उल्टा चलना पड़ता है, कटवा दिया और फिर देखा यार बवाल हो गया। सही है ना? आपको प्रूव करना है कि इस समय दिन है, मत प्रूव करो, प्रूव कर दो कि रात नहीं है, दो दिन है, बस हो गया। नोट करिए।
अदरवाइज देयर विल बी टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न भिन्न, यानी एक इधर एक उधर, डिस्टिंक्ट डायरेक्शंस, दिशाएं ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, माने जहां वो काट रही हैं, अगर वो कहीं काटेंगी तो दो टेंजेंट बनेंगे, वन ऑन ईच लाइन, और दो टेंजेंट बोलो दो दिशाएं, और दो दिशाएं तो हो ही नहीं सकती, इसलिए दो लाइन काट नहीं सकती। बस ये जवाब। हटाए। नंबर 4, नंबर 4 पे लिखिए एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ब्रैकेट में लिख देना व्हाइल ए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। लाइन ऑफ फोर्स कभी लूप नहीं बनाती, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। सुन लो पहले, प्लस से शुरू, अब माइनस पे खत्म, अगर माइनस से प्लस को भी लौट के जाती तो लूप बनता। मैग्नेट में ऐसा क्यों होता है, सुन लो। मैग्नेट का मतलब एन पोल यस पोल। अब मैग्नेट में सुन लीजिए, हमने यहाँ कहा कि इलेक्ट्रिक लाइन प्लस क्यू से शुरू होती है, अब माइनस क्यू पे खत्म होती है। मैग्नेटिक लाइन एन पोल से निकलती है, शुरू नहीं होती, निकलती है, यानी यहां से लाइन निकलेगी और जाके उसी लाइन में जुड़ जाएगी। यानी मैग्नेट के अंदर भी लाइन होती है और मैग्नेट के बाहर भी लाइन होती है। तो जब अंदर लाइन होगी तो निकलेगी, और जो लाइन यहीं से शुरू होगी वो अंदर तो है ही नहीं, तो वो शुरू होती है, खत्म होती है, ये निकलती है और एंटर करती है। तो जहां एन पोल से निकलेगी और घूम फिर के फिर एस पे एंटर कर जाएगी और उसी लाइन से जाके जुड़ जाएगी। तो ये हमेशा क्लोज लूप बनाती है और इलेक्ट्रिक लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लियर हो गई बात, ये नोट कर लो। और पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोजर where electric field is stronger and vice versa। पांचवा पॉइंट ये कहता है कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां लाइनें पास पास होंगी, क्लोजर का मतलब पास पास, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी वहां लाइनें दूर दूर। ये देखिए, ये देखिए प्लस क्यू है, ये इसकी लाइन ऐसे बनती है, ये देखिए इसकी लाइन ऐसे बनती है, ये लो। बताइए, यहां पर देखो और यहां पर देखो, यहां लाइनों के बीच की दूरी कम है और यहां लाइनों के बीच की दूरी ज्यादा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ई ए इज ग्रेटर देन ई बी। जहां लाइन पास वहां फील्ड ज्यादा, और जहां लाइनें दूर वहां फील्ड कम। और चार से इतना दूर जाओगे, याद करो के क्यू बटे आर स्क्वायर, तो फार्मूले के मुताबिक आर ज्यादा तो फील्ड कम, जितना दूर जाएंगे फील्ड घटती जाएगी। बना लो।
ये कुल 5 मेन प्रॉपर्टी हैं दो और, लेकिन उन्हें नहीं जो थे पढ़ने की, मेन यही है। वाइस वर्सा, VERSA माने विलोम, विपरीत। इसकी हिंदी होती है विलोम, यानी जहां लाइनें पास है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, और इसका विलोम यानी जहां लाइनें दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड कम। वाइस वर्सा का मतलब इसका विपरीत, विपरीत कहते हैं इसको। VICE VERSA, वाइस वर्सा। इसमें से सवाल बन जाता है। अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली नंबर ऑफ लाइंस को कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज बन रहे। तो अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फ्लक्स हुआ, और फ्लक्स होता है लाइनें, तो जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा लाइन। अब अगर हमसे सवाल पूछता, आगे हम चर्चा करेंगे, अभी नहीं लिखो। ये मान लीजिए Q1 है और ये Q2 है, और यहां से लाइनें निकली हैं, चलो जी 12 ठो, और यहाँ लाइनें मान लीजिए माइनस का है, आई है सपोज करो 6 लाइनें, इसमें 6 लाइनें आई। ये मत कहिए कि 12 की 12 यहाँ ना, चार्ज इसी से तय होगा। अगर दोनों चार्ज बराबर और अपोजिट होते तो 12 यहां से निकलती तो 12 वहां जाती, और ये चार्ज, इसमें 6 लाइनें आ रही हैं, 6 लाइन भटक गई, यहाँ नहीं आएंगी। तो इस 12 लाइनें, इसका फ्लक्स 12 के प्रोपोर्शनल हुआ, और यहाँ 6 लाइनें तो फ्लक्स 6 के प्रोपोर्शनल हुआ। और फ्लक्स चार्ज पे निर्भर करता है, नहीं, इस चार्ज और इस चार्ज का अनुपात जानते हो क्या बनेगा? 2, क्योंकि 12 लाइन में 6 लाइनें, 2 बटे माने 12/6 यानी 2 बना। हाँ, अगर ये साथ है तो माइनस का बना, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है। ले IIT का सवाल, कुछ नहीं दिया था, वहां गिनना था कितनी लाइनें हैं, गिनो 12, उसमें गिनो 6, अनुपात पूछा था 2/। ये है नाटक। तो फ्लक्स के बाद आएगा, यहाँ का क्वेश्चन नहीं है वो, तो फ्लक्स का क्वेश्चन। अब हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक। पहले आप एक सेकंड, चैप्टर का नाम डाल दो गॉस लॉ। ये नया चैप्टर यानी तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। कूलम्स लॉ एक टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरा टॉपिक, ये तीसरा टॉपिक। और चौथा टॉपिक है पोटेंशियल, और पांचवा टॉपिक है कैपेसिटेंस। इस यूनिट में 5 टॉपिक है। जो कमिंग टेस्ट होगा उसमें पूरा गॉस लॉ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉपिक फिर से मैं दूंगा सवाल, पूरा गॉस लॉ पूरा, क्योंकि इस बार पढ़ा नहीं पाए थे और टेस्ट हम ले लिए थे। इस बार हम पूरा पढ़ाए दे रहे हैं, फिर से टेस्ट लेंगे। हाँ, टेस्ट का नाम जरूर पोटेंशियल है, लेकिन गॉस लॉ भी आएगा उसमें, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी, डाइपोल वाला। टार्क वगैरह कहाँ पढ़ाए थे, तो टार्क या कह लो डाइपोल का पूरा टॉपिक, और प्लस गॉस लॉ प्लस पोटेंशियल जितना पढ़ा देंगे। तो अगर पूरा पोटेंशियल हो जाएगा तो पूरा है, अगर नहीं हो पाएगा तो जितना होगा उतना है, फिर उसको कैपेसिटेंस में बाकी कवर करेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम यहाँ टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यानी फाई। गॉस लॉ चैप्टर का नाम है और ये टॉपिक का नाम है। अभी गॉस लॉ टॉपिक भी आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स
passing normally through a given surface is called electric flux linked with that surface। ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन। और इस डेफिनेशन में एक शब्द पे ध्यान देना, नॉर्मली। बस ऐसे मतलब लाइन नहीं, नॉर्मली कितनी लाइन पास हो। हमने लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, माने कुल कितनी लाइनें, और नॉर्मली कितनी लाइनें पास हो रही। पासिंग नॉर्मली, नॉर्मली शब्द जरूर यहाँ रहेगा। आगे लिखा है थ्रू ए गिवन सरफेस, कोई सरफेस। यहाँ लूप शब्द मत यूज करिएगा, लूप होता है रिंग, और ये पूरा चद्दर है सरफेस। लूप शब्द यहाँ नहीं आता, लूप शब्द आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ में, यहाँ नहीं यूज करना। यहाँ आएगा शुद्ध सरफेस। अब वो सरफेस ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। हाँ, गासला जब हम लगाते हैं तो क्लोज सरफेस चाहिए, तो अगर क्लोज नहीं है तो गासला नहीं लगेगा। हाँ, गासला लगाना चाहते हो तो उसको क्लोज बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने आपसे डेफिनेशन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली, इस पे ध्यान देना। थ्रू ए गिवन सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक, माने बंधा हुआ। कोई सरफेस है उससे कितना फ्लक्स बंधा है, उसे हम कहते हैं जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो उसको पास हो रही। और वैसे तिरछा नहीं, सिर्फ नॉर्मल। अगर नॉर्मली नहीं है तो नॉर्मली बनाओ। सिर्फ ऐसे कह देना कुल लाइनें कितनी, गलत परिभाषा है, वो गलत डेफिनेशन है। तो भाई कुछ लाइनें तिरछा भी होंगी, हमेशा नॉर्मली, तो हमें उनका कंपोनेंट करना पड़ेगा, और नॉर्मल लाइनें जितनी जाएंगी वो फ्लक्स की परिभाषा बनेगी। नोट किया ये। कुल मिलाकर कहो कितनी लाइनें किसी सरफेस से नॉर्मली पास, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है ना। आइए हम इसकी मैथ बनाए, पहले हटा दिए, इसकी मैथ बनाएंगे हम। जरा एक सरफेस ले लिया जाए कोई, ये लो कोई सरफेस, ये है डीएस। चित्र बड़ा बनाए हैं लेकिन छोटा सरफेस है, क्योंकि डिटेल थोड़ा दिखाना इसलिए चित्र बड़ा बना। ये डीएस माने छोटा सा कोई सरफेस है, अब क्लोज नहीं है, ऐसे ओपन सरफेस है। गासला जब पढ़ेंगे तब क्लोज की बातें करें, अभी हम फ्लक्स की बातें कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अब कोई सरफेस हमने ऐसे तिरछा, ऐसे नहीं रखा, ऐसे तिरछा। भाई ये रखेंगे तो नॉर्मल वैसे हो गया, हम तो जनरलाइज करेंगे ना इसको। ऐसे तिरछा रखा सरफेस, ये सरफेस है हाथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये पेन है ये। अब देखिए एक होता है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। कुछ बातें थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये घासला का चैप्टर बड़ा आराम से जेब में डाल लो, ठीक है ना। थोड़ा सा सुन लीजिए। तो एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर आएगा लो, इसे मैंने कहा डीएस वेक्टर। एरिया डीएस, एरो लगा दो वेक्टर, वेलोसिटी भी एरो लगा दो वेक्टर, और इनके बीच का एंगल यानी ये एंगल हमने कहा थीटा। चलिए इस पॉइंट को नाम रख देते ओ। अब समझ में आया फिजिकल सिचुएशन, ये है सरफेस और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर भी मैं लिख दूंगा होता है। आइए थोड़ा ई के बारे में लिखें, यहां पर ई क्या है। इसे हम कहते हैं फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ब्रैकेट में मतलब लिख लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
ऑफ फोर्स इसके आगे लिखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस हमने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस फ्लक्स डेंसिटी। मैंने यहां नॉर्मली शब्द नहीं यूज किया, ध्यान देना, नॉर्मली यहां नहीं लिखा है। फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोला इसको। अब अगर मैग्नेटिक का होगा तो उसे फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बोले, चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी कह लो, चाहे फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नया नाम है, ध्यान देना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी भाषा में। वैसे इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम लोग इंडियंस हैं, शॉर्टे में बोलते हैं, सामने वाला समझदार होता है। सवालों में भी लिखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पूरे क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्षेत्र पूछ रहे हो कि किसी पॉइंट पे वैल्यू पूछ रहे हो? तो किसी पॉइंट पर वैल्यू इंटेंसिटी होती, इसका पूरा नाम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी का दूसरा नाम है फ्लक्स डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये समझ लो, दो नाम एक ही चीज है। और इसका मतलब लिखा है फ्लक्स डेंसिटी यानी यूनिट एरिया से कितनी लाइनें पास होंगी। कोई परपेंडिकुलर का नाटक नहीं, बस गिनती गिनो, चाहे टेढ़ी मेढ़ी लाइन पास हो रही हो, पर यूनिट एरिया कितनी लाइनें पास हो। ठीक, फ्लक्स की डेफिनेशन में नॉर्मल आया है, इसमें नहीं। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है यूनिट एरिया से, ठीक है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा पासिंग थ्रू, यहां पर सरफेस नहीं लिखना, यूनिट एरिया, थ्रू ए यूनिट एरिया, यूनिट एरिया ये लिखना है। डेंसिटी शब्द है ना, तो ये डेंसिटी में क्या, जैसे आप डेंसिटी कहते हो पर यूनिट वैल्यू, यहाँ पर डेंसिटी में पर यूनिट एरिया। तो हमने लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए यूनिट, यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइन, ठीक है ना। अब जरा देखिए, ये लाइन या इस फील्ड को मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा। एक टुकड़ा मैंने कहा डीएस के, इसके सरफेस के पैरेलल। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं नीचे फिगर बना दूं। ये है डीएस और ये है ई वेक्टर, और ये है एरिया वेक्टर यानी डीएस वेक्टर, और ये एंगल है थीटा और ये ओ। इस ई का एक टुकड़ा मैंने यहां किया, एक टुकड़ा मैंने यहां किया। जिधर थीटा उधर क्या लिखूं मैं, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। अब सुनना जरा, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक नहीं दो इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको भूल जाओ क्योंकि टुकड़े कर चुके हो। अब ये है और ये वाला जो टुकड़ा है वो सरफेस के पैरेलल है। क्यों? क्योंकि ये डीएस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की दिशा में एक टुकड़ा है और दूसरा टुकड़ा 90 पे तोड़ा जाता है, तो वो पैरेलल हुआ। ये सरफेस है हाथ, एक टुकड़ा ई साइन थीटा ये है और ई कॉस थीटा ये। बताइए नॉर्मल कौन है? ई कॉस थीटा। और ई साइन थीटा तो इसको पार भी नहीं करेगा। तो हमने जो तिरछी फील्ड थी उसके दो कंपोनेंट कर दिए, तो एक कंपोनेंट बेकार हो गया। ई साइन थीटा तो कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं रहा, ई साइन थीटा तो सरफेस को पार ही नहीं कर रहा, तो ई साइन थीटा फ्लक्स नहीं देगा। अब तो ई कॉस थीटा फ्लक्स देगा। और डेफिनेशन के मुताबिक नॉर्मली, और नॉर्मली भी है ये। तो यूनिट एरिया से पास होने वाली लाइनों को ई कहते हो, ठीक। तो बताइए ई कॉस थीटा को क्या कहो? या फिर सुनना, ई को तुम कह रहे हो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, ठीक। तो ई कॉस थीटा को क्या परिभाषा दोगे? नॉर्मली, बस नॉर्मली जोड़ दो।
नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल। क्लियर है ना? यूनिट एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही, वो ई है। तो यूनिट एरिया से नॉर्मली कितनी लाइनें पास होंगी, वो ई का थीटा है। अब जरा फ्लक्स की डिफिनीशन पढ़ो, कुल कितनी लाइनें पास होंगी। तो बताइए, हम डी फाई कितना लिखते हैं? डॉट नहीं, सीधे गुणा। काहे का डॉट? बताइए, फिर से परिभाषा देखिए। ई कॉस थीटा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया नॉर्मल। यानी ये यूनिट एरिया से नॉर्मली पास होने वाली लाइन। और डेफिनेशन कहता है कुल लाइनें नॉर्मली जितनी पास हो गुणे में कुल एरिया। यूनिट एरिया से इतनी लाइनें, तो कुल एरिया से कितनी लाइनें गुणे में कुल एरिया। समझ में आया? यूनिट एरिया से इतनी लाइनें नॉर्मली और गुणे में कुल एरिया, तो कुल लाइनें हुई। यही डेफिनेशन है। डेफिनेशन में साफ लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया, थ्रू द गिवन सरफेस। यानी पूरे सरफेस से नॉर्मली कितनी लाइनें पास होंगी। तो बताओ, यूनिट एरिया से इतनी पास हो रही है, तो कुल एरिया का गुणा कर दिया हमने, कुल लाइनें हो गई कौन सी? नॉर्मली। और नॉर्मली शब्द से ही परिभाषा बनेगी। तो बताइए, इसको हम क्या लिखते हैं? क्योंकि जहां कास होता है वहां डॉट आता है, साइन होता है तो क्रॉस आता है। जहां भी कास होगा वहां डॉट आए। ई डी एस कॉस थीटा। ये लो, मैं एक लाइन और लिख दो पहले। आप लिखो डी फाई बराबर ई डी एस, ई डी एस कॉस थीटा। और तो डी फाई हो जाएगा ई डॉट डी एस। ये इस छोटे सरफेस का फ्लक्स हुआ। अब हमें चाहिए पूरे का फ्लक्स। मान लो कोई बड़ा सरफेस है, जैसे पूरी दीवार का फ्लक्स ढूंढना हो, तो इसको इंटीग्रेट कर दो उस सरफेस के लिए, है ना? तो अगली लाइन में लिखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ एक शब्द और लिखना था मुझे, जगह जहां हो, चाहे लास्ट में लिख देना, चाहे कहीं यहाँ बगल में लिख देना, जहां जगह हो। डीएस एरिया वेक्टर, यहां ना जगह हो तो चित्र के नीचे कहीं लिख देना, ठीक है ना? एरिया वेक्टर, और ब्रैकेट में लिख देना ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये ब्रैकेट में डाल दे, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जरूर लिखना है। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा का डाउट है। इसके ऊपर मैंने एरो लगाया और उसका टुकड़ा किया, इसके ऊपर एरो नहीं लगाया, लगा दूं? मैं पूछ रहा हूं आपसे, लगा दूं कि न लगा? नहीं लगाए? लगाए? मैं तो लगाऊंगा। लो, अभी आप मत लगाने, बताइए क्या गलत होगी? ई वेक्टर की दिशा ये है, और ई cos थीटा तो वेक्टर है नहीं, तो इसकी दिशा इधर कैसे हो जाएगी? यानी जब कभी किसी वेक्टर के टुकड़े करो, तो टुकड़ों में कभी एरो मत लगा, क्योंकि उनकी दिशा बदल चुकी है। और आप टुकड़े कर रहे हैं तो cos थीटा तो वैल्यू होती है, तो वेक्टर तो यही दिया, और इस वेक्टर की दिशा तो वहां यहां कैसे हो गई? आप एरो बनाइए, एरो लगाइए मत। यानी ये मैंने गलत कर दिया, ये एरो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये तो मैं तुमसे पूछ रहा था, ये सही लिखा था तो कंफर्म करना था, ठीक है ना? ये अब आगे ये लिख लो, एरिया वेक्टर ब्रैकेट में ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जिस सरफेस का एरिया वेक्टर है हमेशा परपेंडिकुलर,
इस दीवार का एरिया वेक्टर लो, छत का एरिया वेक्टर ये लो, उसका एरिया वेक्टर ये, अंदर को नहीं होता है, बाहर को होता है, बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन ओपन सरफेस, ओपन, हम लिखेंगे फाई लिखो, फाई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, लो ये लो फार्मूला बन, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। वो सरफेस हमें दिया होगा, किसके लिए इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट हम तभी लगाएंगे जब हमें सरफेस दिया होगा, अभी हम लिमिट नहीं लगा सकते, ठीक है ना। वो एरिया दिया होगा कि किसके लिए फ्लक्स ढूंढना है। देखो अंतर सुन लो, ये जो फ्लक्स है वो एलिमेंट का है डीएस का, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया डीएस या सरफेस ऑफ एरिया डीएस। ये छोटा है टुकड़ा ना, तो डी फाई यानी डीएस का। अब ये किसी सरफेस का, यस का, जैसे हमसे कहा जाए छत का बताओ, तो छत छोटा टुकड़ा तो नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन ओपन है, यानी ये छत अकेला कमरा नहीं बनाता, चारों दीवार फर्श और छत मिला दो तब कमरा बनता है। तो क्लोज सरफेस का जब आएगा तो इसमें सिंबल बदल जाएगा, तो आगे लिखो इसी के आगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फाई बराबर इंटीग्रेशन एल, एल अंतर है दोनों बातों में, एल क्या फर्क है ये देखिए, इस इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल बना दिया, सर्कल का मतलब हो गया जिस सरफेस के लिए इंटीग्रेट करोगे पूरा बंद है, जैसे कोई स्पीयर, कोई क्यूब, ठीक है ना, उसके लिए। अब इस पूरे कमरे का फ्लक्स ढूंढे तो ये फार्मूला लगे, और एक दीवार का ढूंढे तो ये लगे, एक टुकड़े का है तो ये लगे, ये लगेगा ये टुकड़े के लिए फॉर एलिमेंट, ठीक है ना। तो टुकड़े के लिए ये, पूरी दीवार के लिए ये, अब पूरे कमरे के लिए वो, तो क्लोज का सिंबल बना देते हैं उसके ऊपर, तो सर्कल बना देंगे छोटा सा, वो सर्कल बता रहा है कि जिस सरफेस के लिए इंटीग्रेट करोगे वो बंद है, और गॉस लॉ क्लोज के लिए ही होता है। तो यूनिट क्या हो बात कर ले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, यहां से देखो, ई की यूनिट न्यूटन पर कूलम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, कास थीटा की यूनिट कुछ नहीं, कास थीटा तो अनुपात है बेस बटे हाइपोटेनस, तो इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, लो यूनिट हो गई, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, न्यूटन बटे कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम। हटाएं, लिखो
अच्छा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं। 2024 में नहीं आया वो बात अलग है, जनरली आता है। ग्राफ वगैरह भी इसमें बनते हैं, वो पूछ लेता है। शेल के कारण, सॉलिड स्फीयर के कारण कुछ एप्लीकेशन है इसमें। अब हटा दें, चलिए हेडिंग डालिए गॉस लॉ। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the total electric charge enclosed by that closed surface। ये है इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। हमने लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। ध्यान देना, गॉस लॉ केवल क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो किसी क्लोज सरफेस से कुल कितना फ्लक्स पास होगा वो लिखा है आगे, इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, माने गुणा, क्या, टाइम्स द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाई दैट क्लोज सरफेस। यानी उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है बस वही जिम्मेदार है। बाहर का चार्ज फील्ड बना सकता है, फ्लक्स नहीं बनाएगा। ठीक है ना। इधर देखिए, मान लीजिए ये कोई भी गहरा गहरा क्लोज सरफेस है और ये चार्ज रखा है प्लस का, कैसा भी सरफेस ले लो, बस क्लोज होना चाहिए। शकल से मतलब नहीं है, शेप साइज कुछ भी हो, बस क्लोज है। यहाँ कहीं नहीं लिखा कि छोटा बड़ा, क्लोज चाहिए। तो यहाँ से देखो लाइन ऐसे निकलेंगी क्योंकि पॉजिटिव की लाइन निकलती है ना बाहर को, अभी पढ़े ना हम। ये देखो तुमको जो निकलती कहाँ है, अरे चार्ज से शुरू होती है। ये सरफेस तो बाहरी है, उसको तो पार करेंगी। ये कोई सरफेस है काल्पनिक सरफेस, यानी क्लोज सरफेस। इसको मैं लिख दे रहा हूं क्लोज्ड सरफेस। ये लो, और चार्ज यहां पर कितना रखा है, +2। तो डेफिनेशन के मुताबिक फाई जानते हो कितना लिखोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है गॉस, यानी जितना चार्ज अंदर बंद है, अगर 2-4 ठो चार्ज बंद हो, सबको एलजेब्रा से जोड़ना है। क्यों, प्लस का भी होगा माइनस का भी होगा, सबको साइन से जोड़ दो, वो बनेगा टोटल चार्ज, नेट चार्ज। तो अगर कई ठो चार्ज रखे हैं तो सबको जोड़कर जो बनेगा वो क्यू की जगह आएगा, क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज। एनक्लोज्ड माने उसके अंदर जो क्लोज है। अच्छा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हम फाई की डेफिनेशन पढ़े, क्या पढ़े क्लोज सरफेस के लिए, ये लो, और इसकी जगह मैं लिखूंगा E.ds इंटीग्रेशन क्लोज बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट लो। ये इस फार्मूले से सिर्फ फ्लक्स ढूंढोगे, न्यूमेरिकल केवल फ्लक्स के मिलेंगे। इस फार्मूले से हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे। ये देखिए ई है ये, यानी जो एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, वहां ये फार्मूला यूज होगा, क्योंकि फाई बराबर E.ds क्लोज। अभी थोड़ी देर पहले लिखे ना
ओपन सरफेस के लिए और क्लोज सरफेस के लिए। फॉर्मूला फाई का, तो हमने केवल फाई की जगह ये रख दिया। तो ये जो नीचे वाला फार्मूला है ये तब इस्तेमाल करोगे जब तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी हो। ये ई देगा ना ये फार्मूला, ई ढूंढना हो, और ये तब यूज करोगे जब तुम्हें फ्लक्स ढूंढना। तो ये एप्लीकेशन में आएगा ये वाला, ये अभी आएगा। अब दो बातें और लिख ले, एक है पॉजिटिव फ्लक्स, एक है नेगेटिव फ्लक्स, वो भी जरूरी है जानना। तो चलिए इसको लिखाई, उतारो जल्दी। उतार लिया? लिखो पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, ये थोड़ा सा जान लो। चलिए कोई ये सरफेस है, लो, और यहां चार्ज बाहर रखा है क्यू, लो। अब मैं यहां एक सरफेस ले रहा हूं यहां पर, ये लो, ये है ई वेक्टर, और यहां मैंने सरफेस लिया और डीएस वेक्टर ये बना दी। अब यही लाइन मैं इधर कहीं ले रहा हूं यहां पर, चलिए यहां ले लेते हैं, यहां एक सरफेस ले लेते हैं, और यहीं से एक लाइन ये बना देते हैं। ये है ई वेक्टर और ये है डीएस वेक्टर। यहां का जो थीटा है, यहां का जो थीटा है ये 90 से बड़ा है, और यहां का जो थीटा है वो 90 से छोटा है। ये कोई क्लोज सरफेस, सुनना थोड़ा सा, मैं गासला की बात नहीं कर रहा। गासला में चार्ज बाहर नहीं होता, हम पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स की बात कर। अब इमेजिन करो यहाँ एक चार्ज रखा है और यहाँ एक स्फीयर है, वो अलग से रखा है, उसके अंदर कोई चार्ज नहीं, चार्ज बाहर है। तो चार्ज की लाइनें तो बनेंगी, लाइनें तो चार्ज से शुरू होती है, तो जो लाइनें इधर आएंगी वो स्फीयर में एंटर भी करेगी और निकलेगी भी। जो यहां से एंटर करेगी निकलेगी जरूर। मतलब ये है कि यहां मैंने पढ़ा, ये जो रंगे हैं ना, ये डीएस है बनाए हैं, इस सरफेस का एक छोटा सा टुकड़ा। ये जो रंगे हैं ये डीएस है बनाए, तभी तो एरिया वेक्टर का नाम डीएस वेक्टर रखा। तो छोटा टुकड़ा काटा उसमें से डीएस, उस पे परपेंडिकुलर डाले तो डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। और अगर बंद सरफेस है तो डीएस वेक्टर सब बाहर बनेंगे। आप अंदर घुस के पढ़ रहे हो कि बाहर? बताओ, एक स्फीयर अंदर घुस के पढ़ रहे हो। अगर एक स्फीयर है तो हम बाहर पढ़ रहे हैं ना, तो हम जहां पढ़ रहे हैं वहां एरिया वेक्टर बनेगा। तो यहां पर देखिए एरिया वेक्टर ये है और ई वेक्टर ये है, क्योंकि ई वेक्टर कौन डिसाइड करेगा? चार्ज। और एरिया वेक्टर कौन डिसाइड करेगा? सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर डीएस वेक्टर, और चार्ज से जो लाइन जाएगी वो ई वेक्टर। तो यहां पर ई वेक्टर ये हुआ और डीएस वेक्टर ये हुआ। ये चार्ज, इसी चार्ज की अगर यहां फील्ड की बात करें तो ये ई वेक्टर आएगा और ये डीएस वेक्टर आएगा। आप बताइए, ये वाली लाइन सरफेस से बाहर आ रही है और ये वाली लाइन सरफेस में एंटर कर रही है। ये देखो, ये यहां से गई ना, एंटर कर रही है, और ये लाइन यहां से गई निकल रही है। तो जो एंटर करने वाला फ्लक्स है वो निगेटिव हुआ, क्योंकि एंगल 90 से बड़ा हुआ, और एंगल 90 से बड़ा है तो cos थीटा माइनस होता है, और अगर एंगल 90 से छोटा है तो cos थीटा प्लस होता है। तो क्लियर हो गया कि जो एंटरिंग फ्लक्स है वो निगेटिव और इमर्जिंग फ्लक्स पॉजिटिव, यानी इन गोइंग निगेटिव, आउटकमिंग पॉजिटिव। नोट कर लो, इनकमिंग या इन गोइंग, एंटरिंग फ्लक्स इक्वल टू नेगेटिव, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आउटकमिंग
यानी इमर्जिंग इमर्जिंग फ्लक्स इक्वल टू पास्ट। याद रखना, इस पे सवाल आते हैं। एंटरिंग फ्लक्स फला, इमर्जिंग फ्लक्स फला। अभी संडे के टेस्ट में दिया था मैं। अब आप वहां न पहुंचे होंगे क्योंकि गासला पढ़े नहीं थे। यही सवाल दिया था, एक प्लस का फ्लक्स था, एक माइनस का फ्लक्स, और जो माइनस का फ्लक्स होगा उसे माइनस लेंगे, यानी जो एंटरिंग फ्लक्स होगा माइनस लेंगे। अब वहां माइनस प्लस नहीं दिया होगा, वहां एंटरिंग इमर्जिंग लिखा होगा, यानी जो फ्लक्स सरफेस में एंटर कर रहा है और जो फ्लक्स निकल रहा है। अब आप इमेजिन करो, एक स्पीयर है और चार्ज बाहर रखा है, तो जितनी लाइनें इसमें एंटर करेंगे निकलेंगी सब। तो जितना एंटरिंग उतने इमर्जिंग, तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ? जीरो। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं, क्योंकि चार्ज बाहर है। तो बाहर वाला फ्लक्स दे रहा है, इन भी आउट भी, इसलिए कुल फ्लक्स जीरो बनेगा। ठीक है ना? नोट कर लो। ये डॉटेड इसलिए बनाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट पे बना रहा हूं, अगर वहां से एरो बना देता तो गलत हो जाता। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की बना रहा हूं, इसलिए यहां से डार्क बनाया, और उसके पहले दिशा बताना है कि भाई ऐसी है। लाइन कहां से शुरू होती है? चार से, और जाएगी। अब जहां पर सरफेस है वहीं पे दिखाइए ही, उसके पहले दिशा दिखाइए, डायरेक्शन वो ना दिखाइए बैल। ये दोनों लाइन याद रखना है। अब देखो इसका क्राइटेरिया बना लो, डी फाइव बराबर ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा 90 से छोटा होगा तो cos थीटा नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और थीटा 90 से बड़ा माने सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और वहां पर साइन प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं, इसलिए cos नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर cos नेगेटिव है इसलिए फ्लक्स माइनस का, और यहाँ cos पॉजिटिव आएगा इसलिए फ्लक्स प्लस का। तो याद रखने का तरीका, जो फ्लक्स एंटर करता है वो माइनस होता है, जो फ्लक्स बाहर निकलता है वो प्लस होता है। क्लियर हो गई बात? अब गासला पढ़ने से पहले, बल्कि गासला की एप्लीकेशन पढ़ने से पहले, हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे फ्लक्स ढूंढने के, फिर उसके बाद गासला की एप्लीकेशन पे जाएंगे। आपको सवाल यहाँ ज्यादा मिलते हैं, वहां सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं, सीधे फार्मूलों पे सवाल है। आइए इसको नोट कर लो, तो एक आध सवाल देख लो। हटा दें? चलिए एग्जाम्पल लिखिए। ये एक सिलेंडर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगी हुई है ई वेक्टर। इसकी रेडियस चलो मान लेते हैं आर, सिलेंडर की लंबाई एल मान लेते हैं, और ये पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है। लो, क्वेश्चन की एक लाइन लिख लो, ए सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर is placed in a uniform electric field with its plane, its axis लिखो, parallel to the field as shown in figure. Find
इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग, या लिख दो लिंक्ड, LINKED, linked with the cylinder। सवाल में लिखा है कि एक सिलेंडर है जिसकी लंबाई L है, जिसका रेडियस R है, उसको हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस तरह से? सिलेंडर का एक्सिस फील्ड के पैरेलल, जैसा हमने फिगर में दिखा रखा। हमसे कह रहे हैं इस सिलेंडर से पास होने वाला फ्लक्स बताओ। देखिए सुन लीजिए, पेन रोकिए। हमने फ्लक्स ढूंढने के दो फार्मूला पढ़े, एक गासला पढ़ा और एक ई डॉट ds पढ़ा। दो फार्मूला पढ़े, ई डॉट ds ओपन का, ई डॉट ds क्लोज का। और गासला पढ़े, गासला तो कहता है अंदर जो चार्ज है बटे एप्सिलॉन 0, वो बताइए। तो यहाँ चार्ज वार्ज की तो कोई बातें नहीं की, तो गासला तो लगेगा ही नहीं। तो हम ई डॉट ds लगाएंगे, ई डॉट ds से, ठीक है ना। तो ई डॉट ds से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये क्लोज सरफेस है, सिलेंडर बंद है, इधर भी उधर भी सब तरफ। तो अब सुनिए इधर, तुमको जो हम कैसे जाने कि ये बंद है? अगर ओपन शब्द लिखा होता, पाइप लिखा होता, तो अगर ये दोनों तरफ से खुला होता तो फिर सिलेंडर काहे लिखता, पाइप न लिखता। तो जब कुछ न लिखे, जैसे कहीं पर लिखा हो स्पीयर, भाषा लिखे हो स्पीयर, तो इसका मतलब वो पूरा सॉलिड स्पीयर, खोखला नहीं है। अगर वो खोखला है तो लिखेगा खोखला, हालो लिखेगा। मैं कहूं वहां एक आदमी खड़ा है, बस, यानी कंप्लीट मैन, बोलो। अब अगर उसमें कुछ विशेषता है तो अलग से बताओ। उसकी एक आंख गड़बड़ है, उसका एक हाथ गड़बड़ है। अगर आप कुछ नहीं बोलोगे तो कॉमन सेंस क्या कहता है, कंप्लीट है। तो फिजिक्स में लॉजिक भी पकड़ा करिए, कई बार सवाल गलत समझ में आता है। हमने कहा भैया सिलेंडर यानी बंद है, अगर ओपन है तो लिख के दो ओपन है, तो यहाँ कुछ नहीं बोला तो यानी बंद है। अब देखिए इधर, जितने सरफेस से, सुनना जरा ध्यान से, जितने सरफेस से मिलकर ये बना है उतने टुकड़ों में इंटीग्रेशन करना होता है। तो कितने सरफेस से मिलकर बना है? 3, एक कर्व्ड सरफेस और 2 ढक्कन, यानी 3 हिस्सों में इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। ई डॉट ds क्लोज को 3 टुकड़ों में तोड़ेंगे, एक बाई तरफ का सरफेस, दाएं तरफ का, बीच में। और जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उतने जगह ds वेक्टर बनाओगे, उतने जगह ई वेक्टर बनाओ, क्योंकि ई डॉट ds करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आइए जरा बना लें, चलिए नोट करिए। इसी में फिगर बना दूं या नया फिगर बनाऊं? जगह है आपके पास कि नहीं? चलिए अच्छा, इसी में मैं बनाए दे रहा हूं। इधर देखिए, यहां जो ds लेंगे उसका एरिया वेक्टर ये आएगा ds वेक्टर, और ई वेक्टर इधर आएगा ई वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर तो इधर को है ही। अच्छा, यहां जो ds लेंगे वो ds ये आएगा ds वेक्टर, और ई वेक्टर ये है। जब यहां हम लेंगे ds वेक्टर तो ds वेक्टर ये आएगा और ई वेक्टर इधर को आएगा। लो देखो, यहां पर 180 डिग्री और यहां पर 90 डिग्री और यहां पर 0 डिग्री। अब फिगर बनाओ, उसी फिगर में ऐड करो ये तीनों सरफेस का हिसाब करो। इसको कहो सरफेस, इसको कहो सरफेस 2, इसको कहो सरफेस 3। इनका नाम रख दिया 1 2 3। 3 सरफेस से मिलके बना है ना 1 2 3। बनाओ फिगर फटाफट। सवाल लिख चुके हो, हटा दूं सवाल? चलिए सवाल हटा देते हैं, फिगर रहे।
इस सिलेंडर का मुझे फ्लक्स चाहिए, तो ये क्लोज है ना, तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा, फाई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज ई डॉट डी एस। घासला नहीं लगेगा, घासला तब लगता है जब चार्ज की बातें की हो, अंदर चार्ज भरा हो, तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो ई डॉट डी एस। ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं तीन हिस्सों में तोड़ूंगा, तो तीन सरफेस मिलकर इसको क्लोज बना रहे हैं। तो मैं अगली लाइन में लिखूंगा ई डॉट डी एस नंबर एक, फिर ई डॉट डी एस नंबर दो, फिर ई डॉट डी एस नंबर तीन। सुनो, इसमें सर्कल बनाए हो, इनमें सर्कल किसी में नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों जब मिल जाएंगे तब क्लोज होगा, और एक एक पढ़ेंगे तो ओपन हो गया। अब इस कमरे की बात करें, तो इस कमरे का अगर हमें फ्लक्स जोड़ना होता तो 6 टुकड़ों में करते, चारों दीवार, अच्छा तो फर्श, लेकिन एक दीवार क्लोज नहीं है, ओपन। 6 मिला के क्लोज है ना, तो तीनों मिला के तो क्लोज है, लेकिन जब तीन टुकड़े कर दिए तो सब ओपन हो, सब ओपन हो गए, यानी एक दो तीन। अब ई डॉट डी एस यानी डॉट प्रोडक्ट, आइए लगाएं। तो क्या लिखेंगे हम इसका, ई डॉट डी एस पहला सरफेस ई डी एस cos 180 डिग्री इंटीग्रेशन नंबर एक, ओपन कर दिया डॉट प्रोडक्ट, फिर प्लस ई डी एस और cos 90 डिग्री नंबर दो, प्लस डी एस cos 0 डिग्री नंबर तीन। ठीक है ना। अच्छा चलिए, इसमें ई तो यूनिफॉर्म है, यानी कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया, और डीएस 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 जोड़ो, कुल एरिया यहां का, यहां का भाई आर स्क्वायर ना। अब cos 180 -1, लो इसे मैं इंटीग्रेट करता, लेकिन cos 90 कहता है जीरो है तो क्यों करे, नहीं तो डीएस कितना होता वहां का, डीएस 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 कितना होता, 2πr_l कर्व सर्विस। लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि cos 90 ने कहा जीरो है, ये करने जोड़ते नहीं। अब यहां आओ, इधर का सरफेस, तो हम लिखेंगे प्लस ई गुणा स्क्वायर, बस, क्यों cos 0 एक है ना, ये जितना प्लस उतने माइनस, क्या लिख दूं जी। अब सुनो, और सुनो, इसके अंदर कोई चार्ज तो है नहीं, तो वैसे आंसर जीरो था, तो फिर ये काहे पापड़ बेले, नहीं, गणित सीखने के लिए हर जगह जीरो नहीं आएगा। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल पकड़ा देता तो फिर तो गच्चा खा जाए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वेरिएबल हो गई तो फिर यहाँ फ्लक्स जीरो नहीं आएगा, फिर फ्लक्स आएगा, क्योंकि यहाँ फ्लक्स और वहां फ्लक्स अलग अलग होगा। तो ये सीखिए, बहुत नोट करिए, आप सीखने के लिए सवाल किया करो, आंसर के लिए सवाल मत किया करो, सिर्फ सीखने के लिए सवाल करो। और जितना ज्यादा से ज्यादा सीखोगे उतना ही निश्चित है आपकी पकड़ बनेगी, और फिजिक्स में जिसकी पकड़ बन गई उसका फिजिक्स सुधर। तो क्लास में कंसंट्रेशन दिया करो, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अब मतलब है इसलिए मैंने ये इतना लंबा इसमें पापड़ बेला।
हटाएं? एक क्वेश्चन और कर लो, फिर कल पढ़ेंगे, ठीक है ना? लिखो। बीस। एरिया वेक्टर किधर आएगा? एक्स एक्स। नोट करो सवाल। हटाएं? चलो इधर देखो। चलो ये एक्स एक्सिस मान ले, ये वाई मान ले, ये जेड मान ले। ये है सरफेस वाई जेड के पैरेलल, और इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर। तो ये आएगा एरिया वेक्टर ए वेक्टर। कितना आएगा? 10 i कैप। 10 i कैप, क्योंकि 10 उसकी वैल्यू है। अब परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर लगा। कोई वेक्टर बनाना हो तो मैग्नीट्यूड गुणे यूनिट वेक्टर। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया 10, और इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर होता है आई कैप। ये लीजिए। आप बताइए ई वेक्टर हमको दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप। ये ई दिया है, ठीक है ना? तो यहां पर आओ।
ए फाई बराबर ई डॉट डीएस, डीएस की जगह ए ले लो, ए डॉट डीएस और डीएस की जगह पूरा एरिया। तो ये हो जाएगा ई कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप और डॉट में 10i कैप। और जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई का गुणा जे का के का, तो आई का गुणा हो गया 20। अब जे है ही नहीं तो 0 और के है ही नहीं 0, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। बस थोड़ा सा सीखने लायक था कि एरिया वेक्टर कैसे तय होता है। वाई जेड के पैरेलल है सरफेस, उसके परपेंडिकुलर एक्स आएगा बस। अगर एक्स वाई होता तो जेड आ जाता। अब इसके क्वेश्चन कुछ कल हम और करेंगे, गासला वाले एप्लीकेशन, अब कुछ फिजूल के सवाल, ठीक है ना, दिमाग वाले, उसके बाद एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना।